क्या चलिए पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? आर्मेचर कोर में सारा लिखवा दिया गया था। अच्छा, आपको सिर्फ लिखवाया गया कि आर्मेचर कोर मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। हाँ, इसके आगे लिखवाना है। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आर्मेचर कोर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सिलिंड्रिकल ड्रम शेप में होगा, ये बात तो लिखवा देगा ना। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो हम लोग देख रहे थे कि अगर मान ली कि सॉलिड बॉडी एकदम रखते हैं, यानी कि सिलिंड्रिकल ड्रम शेप में अगर सॉलिड रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पे इसका डिजाइनिंग कर रहे थे मटेरियल का, तो वहाँ पे क्या किया कि स्टील के साथ में सिलिकॉन को मिक्स किए जिससे कि कंडक्टिविटी क्या हो जाए, रिड्यूस कर जाए। जैसे कंडक्टिविटी रिड्यूस किया, एडी करंट लॉस कमेगा। लेकिन और मिनिमाइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, लेमिनेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेमिनेट करने का मतलब होता है कि जितना भी बॉडी है उसको एक पतला पतला पत्थर में बना करके, प्लेट बना करके और सारे को अटैच करना। तो यहाँ पे हम लोग कल देख रहे थे कि इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार से लेमिनेशन बनाया जाएगा और सारे लेमिनेशन को स्लॉट को मैचिंग करते हुए अगर एक दूसरे पर इसको प्लेस किया जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा। और इसको अगेन क्या किया जाएगा कि यहाँ पे नट बोल्ट से इसको टाइट कर देंगे। अगर नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉलिड। और हम लोग को पर्पस से सॉलिड बनाना था। यहाँ पे हम लोग को मेन एडवांटेज मिलेगा कि जो पहले से पूरा बॉडी मिल रहा था, यानी कि पूरे एरिया में, पूरे बॉडी में ईडी करंट सर्कुलेट कर सकता था, वो अब क्या होगा, पतला लेमिनेशन में करेगा। पतला लेमिनेशन हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत घट गया, उसका रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ईडी करंट वहाँ पे कम से कम सर्कुलेट करेगा, लॉसेस कम से कम होगा। यहाँ तक बात क्लियर था। तो इसमें पॉइंट नेक्स्ट ऐड कीजिएगा। हाँ, आर्मेचर कोर में ही आर्मेचर कोर में, चलिए इसमें लिखेंगे आर्मेचर कोर में, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस we use silicon steel lamination, we use to reduce the eddy current loss, we use silicon steel lamination, silicon steel lamination of 0.5 mm thickness, 0.5 mm thickness, and make drum shape, to form the armature core, and make drum shape to form the armature core. आर्मेचर कोर। स्लॉट के बारे में तो लिखवा दिया गया था कि स्लॉट यहाँ पे क्यों बनाते हैं। नहीं, कैसे लिखाएगा होगा, देखिए कॉपी फर्स्ट पॉइंट में लिखाया गया होगा। लिखा हुआ ना, इट इज ए सिलिंड्रिकल ड्रम शेप हैविंग स्लॉट ऑन पेरिफेरी।
चलिए इसके बाद देखा जाएगा तो आर्मेचर का फंक्शन हम लोग को खत्म हो गया। एक पॉइंट इसमें और ऐड कीजिएगा आर्मेचर में, द मेन फंक्शन ऑफ आर्मेचर the main function of armature is the main function of armature is to convert the magnetic energy into electrical energy। इस बात का मतलब समझ आया? जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, मान लीजिए एक आपका आर्मेचर है, यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, तो यहाँ से अगर एन से फ्लक्स निकलेगा, इससे होकर गुजरेगा, जिसके वजह से इसमें ईएमएफ बनेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग पोल पे क्रिएट कर रहे थे फ्लक्स, ये देखा जाए तो एज ए मैग्नेटिक एनर्जी है। अब इस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से इसके आर्मेचर में यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज बनेगा, तो वो वोल्टेज हम लोग को किस फॉर्म मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? रोटर पे हो रहा है, आर्मेचर पे हो रहा है। तो इसको क्या बोल देंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है। बात समझ आ रहा है? चलिए, तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो आर्मेचर का सारे पॉइंट आपका लगभग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो अभी हम लोग तो क्या क्या कर चुके हैं? सबसे फर्स्ट में किए थे योक, उसके बाद पोल में हम लोग पोल कोर और पोल शू दोनों कर चुके हैं। उसके बाद आर्मेचर या आर्मेचर कोर की बात की अभी। इसके बाद हम लोग 4 में बात करेंगे कॉम्यूटेटर। अगर बेसिकली यहाँ पे कॉम्यूटेटर की बात किया जाएगा तो डीसी जनरेटर में कॉम्यूटेटर का काम क्या होता है? जो भी अंदर में एसी वोल्टेज बन रहा होगा उसको डीसी में कन्वर्ट करना, यानी कि यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्जन करेगा। अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो कॉम्यूटेटर का आकार या शेप इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे होता क्या है कि जो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ब्लैक वाला, ये रहता है माइका, ये रहेगा माइका, और माइका का यहाँ पे जो विड्थ रहेगा वो रहेगा 0.8 mm। यहाँ पे साथ में क्या होगा कि ये बना है सिगमेंट, ये जो है दो माइका के बीच में दिखाई दे रहा है व्हाइट, ये आपका सिगमेंट बोला जाएगा। ये जो सिगमेंट बनेगा किससे बनेगा? हार्ड ड्रॉन कॉपर से। यहाँ पे अगर सिगमेंट की शेप की बात करेंगे तो सिगमेंट का शेप देखा जाएगा तो ऐसा रहेगा। सिगमेंट का शेप ऐसा रहेगा। जब ऐसे ऐसे शेप को मिलाया जाएगा तो सर्किल बन जाएगा। तो इस सेगमेंट को शेप को बोला जाता है वेड शेप। अब यहां पे देखते क्या है कि सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जा रहा है, वेड शेप में रहेगा। ये ऐसा शेप क्यों है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सर्किल फॉर्मेशन करना। यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर की बात करेंगे और माइका की बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो माइका इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि हम लोग को कम्यूटेटर का फंक्शन होता है कि जो भी अंदर में एसी बन रहा है उसको डीसी बनाना। अब डीसी बनाने के बाद हम लोग देखेंगे क्या इसमें, जब हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन देखने के बाद जब वर्किंग समझेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि जैसे ये कम्यूटेटर सेगमेंट है,
तो इधर से जो भी आपको आर्मेचर पे वाइंडिंग होता है वो वाइंडिंग आपको इससे कनेक्ट रहेगा ऐसे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर इससे तार जुटा हुआ है, ठीक है, तो तार जुटा हुआ है तो यहाँ पे ऐसा होगा कि इससे भी एक तार जुटेगा और एक तार यहाँ से आने के इससे भी जुटेगा। तो अगर दोनों सेगमेंट को इन्सुलेट नहीं किया जाएगा तो क्या दोनों सेपरेट रहेगा? यानी कि यहाँ पे दोनों सेगमेंट को इन्सुलेट करने के लिए यहाँ पे बीच में आपको डाला जाएगा माइका। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे माइका क्यों डालते हैं? यहाँ पर और भी तो हम लोग मेटेरियल था इंसुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ में आएगा कि यहाँ पे कम्यूटेटर घूमते रहता है और कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगा हुआ है, और आपको ये भी बताया गया है कि ब्रश पे हमेशा स्प्रिंग प्रेशर लगाया जाता है जिससे कि हमेशा प्रॉपरली कांटेक्ट में कम्यूटेटर के साथ रहे। तो अगर मान लें कि ऊपर से आप ब्रश लगा दिए हैं, सपोज यहाँ पे आप ब्रश लगा दिए हैं और ये ब्रश क्या करेगा, किस पे प्रेशर बनाए रखेगा। अगर प्रेशर बनाए हुए तो हार्ड ड्रॉन कॉपर यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं किस पर्पज से, तो इस पर्पज से यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉपर यूज किया जाएगा ताकि यहाँ पे कंडक्टिविटी हाई चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ से वोल्टेज और करंट आर्मेचर में प्रोड्यूस होने के बाद कम्यूटेटर तक पहुँचेगा, तो कम्यूटेटर के बाद जब ब्रश उसको बाहर निकालना होगा तो कम्यूटेटर सेगमेंट से ये बाहर कब निकलेगा, जब कम्यूटेटर की कंडक्टिविटी हाई होगा। तो कंडक्टिविटी हाई रखने के लिए कॉपर बनाएंगे। यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर क्यों बनाएंगे, तो ऐसे जानते हैं कि कॉपर लगभग थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर इसलिए बनाएंगे क्योंकि मान लें कि यहाँ पे अगर ब्रश सरफेस से हमेशा घिस रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसका सरफेस डैमेज होगा। अगर मान लें कि सरफेस डैमेज होते चला जाएगा तो जो यहाँ पे स्मूथ सरफेस मिल रहा था क्या हमेशा स्मूथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉपर को हार्ड ड्रॉन कॉपर बनाते हैं कि जो डैमेज हो लेकिन बहुत ही कम हो। तो डैमेज कम होने की वजह से हार्ड ड्रॉन कॉपर बनाएंगे। कॉपर क्यों बनाएंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी को हाई रखना है। अब माइका की बात करते हैं, तो माइका यहाँ पे क्यों डालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि माइका को इस प्रकार से बनाते हैं कि सबसे पहले ये तो इंसुलेटिंग सबसे बेस्ट करता है। दूसरा चीज़ इसलिए डालते हैं कि यहाँ पे माइका को हार्डर देन कॉपर बनाते हैं। कहने का मतलब कि अगर माइका भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कॉपर भी यूज कर रहे हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर, तो अगर इन दोनों में हार्ड की बात किया जाएगा तो इन दोनों में हार्ड बनाया जाएगा माइका को। माइका को हार्ड क्यों बनाएंगे, यहाँ पे सोचिए। अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो मान ली कि ब्रश से घिंच रहा है, अगर यहाँ पे सेगमेंट क्या रहेगा कि सेगमेंट एकदम रहेगा ऐसा कि मतलब कि ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, वो जल्दी से घिस सकता है। तो जल्दी से घिसेगा तो कहने का मतलब है कि अगर इस प्रकार से सेगमेंट आपको कनेक्ट है, अगर इस प्रकार से सेगमेंट कनेक्ट है और मान ली कि से माइका जो है वो काफ़ी हार्ड नहीं है, तो हार्ड नहीं रहेगा तो माइका सबसे पहले घिसेगा। हार्ड नहीं है तो माइका सबसे पहले घिसेगा। अगर सबसे पहले माइका घिस गया तो मान लिया कि ऊपर वाला सरफेस से सपोज माइका घिस करके इस लेवल में आ गया है, तो कम्यूटेटर ऐसा दिखाई देगा। अब कम्यूटेटर ऐसा दिखाई देगा तो आपको समझ में आएगा कि जब कम्यूटेटर हमेशा घूम रहा है तो हमेशा घूमेगा, तो मान ली कि सपोज यहाँ पे ब्रश रहेगा, यहाँ पे ब्रश रहेगा, तो ऐसे भी दोनों से कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। और अगर मान लिया कि बात करते हैं कि शिफ्ट होते हुए ब्रश इस प्रकार से शिफ्ट कर रहा है, अगर ब्रश केवल मान ली कि यहाँ पे आ गया इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो बीच में आपको इस वाले सेगमेंट से इसको इंसुलेशन मिलना चाहिए था, क्या इंसुलेशन मिल रहा है, केवल गैपिंग मिल रहा है। तो गैपिंग मिल रहा है तो गैप में तो एयर ही रहेगा ना, और हम लोग जानते हैं कि अगर एयर है तो एयर में स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो वहाँ पे आप सोचिए, कंपेयर कीजिए कि अगर यहाँ पे माइका रहता और माइका के बदले केवल एयर मिल रहा है तो स्पार्क कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, माइका रहेगा तब या एयर रहेगा तब, एयर रहेगा तब। तो यहाँ पे देखते क्या है कि जब यहाँ पे माइका यदि ज़्यादा घिस जाएगा तो स्पार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर भी जनरेटर होता है वहाँ पर अगर ऑपरेट हो रहा है तो वहाँ पे देखते क्या है कि जहाँ पे टर्मिनल बॉक्स होता है वहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो डेकोरेशन वाला जनरेटर रन करते रहता है उसके पर अगर मान लें कि लोड बढ़ता है तो देखते क्या कि जहाँ पे टर्मिनल बॉक्स है, ब्रश लगा हुआ है, वहाँ पे चिंगारी निकलेगा। तो अगर मान लें कि यहाँ पे माइका ज़्यादा घिस जाएगा तो चिंगारी ज़्यादा निकलेगा। अब चिंगारी ज़्यादा निकलने से क्या होगा वो हम लोग को आगे समझ में आएगा, लेकिन आप इतना बताइए कॉमन सेंस से कि क्या चिंगारी यदि निकलेगा, स्पार्क निकलेगा तो वो बेटर रहेगा, नुकसान रहेगा। तो हम लोग तो ये करना चाहेंगे ना कि यहाँ पे ऐसा डिजाइनिंग करें कि किसी भी हाल में स्पार्किंग कम से कम हो। तो अगर माइका को हार्ड बना देते हैं, अब हार्ड बनाने का रीजन समझिए, अगर माइका को हार्ड बना देते हैं और अगर मान लें कि कम्यूटेटर सरफेस यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर है,
तो माइका हार्ड है तो कम खींचेगा, कम्यूटेटर सरफेस ज़्यादा खींचेगा। तो अगर इस कंडीशन पे ऐसा होता है, तो अगर यहाँ पे सेगमेंट ऐसा रहेगा, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबिलिटी बन पाएगा कि माइका ज़्यादा खींच पाएगा या माइका का लेयर ऐसा इनर में जा पाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि माइका को इतना हार्ड बना दिया गया है कि अगर दोनों सरफेस साथ में घिस रहा है तो कॉपर ज़्यादा घिस जाएगा लेकिन माइका ज़्यादा नहीं घिस पाएगा। यानी कि कभी ऐसा पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं कि बीच में एयर गैप क्रिएट हो सके। तो एयर गैप क्रिएट ना हो, एक्स्ट्रा स्पार्क प्रोड्यूस ना हो, इसके लिए क्या करते हैं कि माइका को बनाते हैं इस कॉपर से भी हार्ड मटेरियल। तो यहाँ कॉपर मतलब कॉपर वाला लेयर घिस जाएगा। देखिए, अगर मान लें कि इससे कॉपर वाला लेयर घिस गया, तो कॉपर लेयर घिस गया तो ये तो नहीं खींचेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर ब्रश हमेशा काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, रन कर रहा है, तो ये जो माइका है ये भी घिसेगा। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली है कि घिसने के लिए तो दोनों घिसेगा, बट हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइका ज़्यादा घिस जाए और कम्यूटेटर सेगमेंट कम ही घिसे। अगर कम्यूटेटर सेगमेंट अगर ज़्यादा घिस जाता है और माइका यदि कम भी घिस जाए तो हम लोग को काम आसानी से चलते रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि माइका को बना देंगे हार्डर देन कॉपर। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली क्या समझ में आया? सबसे पहला चीज़ कि कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर में काम रहेगा कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। अगर एसी से डीसी में कन्वर्ट काम कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है उस इक्विपमेंट, उस डिवाइस को रेक्टिफायर बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्पस में। तो यहाँ पर अगर रेक्टिफायर की बात करेंगे तो आप रेक्टिफायर बेसिकली जानते होंगे या पढ़े होंगे, तो वहाँ पे रेक्टिफायर में कोई भी मूविंग पार्ट होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इक्विपमेंट है, ये ऐसा डिवाइस है कि रोटेट करते हुए किसी भी एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए कम्यूटेटर को रोटेटिंग रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं, रोटेटिंग रेक्टिफायर के नाम से या रोटेटिंग कन्वर्टर के नाम से। अब यहाँ पे हम लोग रीजन देखें कि यहाँ पे जो भी होगा माइका बीच में यूज करेंगे जिसका थिकनेस रहेगा 0.8 mm। इसमें जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा वो किया जाएगा हार्ड ड्रॉन कॉपर। कॉपर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि कंडक्टिविटी हाई चाहिए। हार्ड ड्रॉन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि सरफेस ज़्यादा नहीं घिर सके। वेट शेप में क्यों रखते हैं? क्योंकि कम्यूटेटर का सरफेस ओवरऑल रिजल्टेंट कैसा बनना चाहिए? सर्किल टाइप में। तो इसीलिए हम लोग को वेट शेप रखना पड़ता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? वहाँ पे पहले तो आप पूछ रहे तो खड़े होके पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, शॉर्ट सर्किट एकदम होगा। अगर जहाँ पे दो कनेक्ट होगा शॉर्ट सर्किट होगा। उसका जवाब अभी नहीं मिल पाएगा आपको, इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो जवाब आपको तब समझ में आएगा जब वाइंडिंग आप पढ़ेंगे। और वाइंडिंग कहने का मतलब कि पीछे जितना हम लोग आर्मेचर पे वाइंडिंग लपेटते हैं ना, और लपेट करके हम लोग कम्यूटेटर के प्रत्येक सेगमेंट पे अटैच करते हैं, तो जब उसी आर्मेचर वाइंडिंग को पूरा एक्सपेंड करेंगे और तब वहाँ पे देखेंगे कि करंट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा और करंट कहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि यहाँ पे शॉर्ट होगा तो करंट बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसे तो कॉमनली सेंस में अगर बात किया जाएगा तो अगर इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट के अगर बीच में ब्रश रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्रश ऊपर में है तो ब्रश भी कांटेक्ट में है, तो ब्रश का तो कंडक्टिविटी होता है, तो एक सेगमेंट और एक सेगमेंट दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों सेगमेंट शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे करंट बढ़ेगा कि घटेगा। और जो फंक्शन से करंट यहाँ पे हम लोग बाहर निकालते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? शॉर्ट सर्किट कैसे करेगा? तो दोनों को तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का मतलब नॉर्थ पोल से आएगा तो दोनों में एक ही करंट का बनेगा सर, चाहे नेगेटिव बने चाहे पॉजिटिव बने, चाहे निगेटिव बने या चाहे पॉजिटिव बने। तो ये बात ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा भी वाइंडिंग रहेगा, ऐसा भी वाइंडिंग मिलेगा कि जहाँ पे करंट इधर से आएगा और इधर निकलेगा, तब क्या होगा? मोटर से हम बांधे हैं वो हम आपकी बात को समझ रहे हैं बस, और लोग आपको अगर कन्फ्यूजन नहीं तो कोई बात नहीं, हम और लोग कन्फ्यूजन को दूर ये कर रहे हैं कि जब भी ब्रश किसी भी सेगमेंट के पास में आता है तो वहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमेशा इक्वल बन जाता है। लेकिन वही मान लीजिए कि सपोज यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर ऐसे कनेक्ट है,
तो 2 कंडक्टर कनेक्ट रहेगा, एक आएगा कनेक्ट होगा फिर इससे एक निकलेगा। तो अगर मान ली कि ये सेगमेंट ब्रश के पास में आ रहा है तो इसमें करंट का डायरेक्शन इक्वल बन जाएगा, या तो दोनों में इनकमिंग आएगा या तो दोनों में आउटगोइंग होगा। लेकिन जैसे ही सेगमेंट मूव करके चला जाता है दूसरे साइड में, यानी कि ब्रश के अलावे, तो वहां पे क्या होता है कि एक में करंट आएगा और दूसरा से निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो अगर देखिए, तो अगर मान लें कि इस सेगमेंट, या यहीं पे बात करते हैं, अगर इस सेगमेंट पे बात करें तो यहां से मान लें कि करंट आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि करंट यहां से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। अगर इसमें बात करें कि मान लें कि ब्रश यहां पे आ जाए, अगर ब्रश यहां पे आ जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मान ली कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें भी आपको करंट आ रहा होगा और इसमें भी करंट आ रहा होगा, इसमें भी करंट आ रहा होगा, इसमें भी आ रहा होगा, तो सारे से आपको करंट कहाँ निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से कम्यूटेटर ब्रश के साथ जैसी कॉन्टेक्ट में आएगा तो डायरेक्शन वहाँ पे चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज इसलिए करता है क्योंकि कम्यूटेटर आर्मेचर के साथ कनेक्ट रहता है, जिस स्पीड से आपका आर्मेचर घूमेगा उसी स्पीड से कम्यूटेटर घूमेगा। ब्रश तो घूमेगा नहीं, जब कम्यूटेटर घूमते रहेगा तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर मान ली कि यहाँ पे जो कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में अभी करंट मान ली कि सपोज बाहर आ रहा है, यानी कि डॉट होगा, लेकिन जब यही घूम के एस में जाएगा तो क्या उसमें भी करंट अभी बाहर ही आएगा, उल्टा होगा। तो उल्टा कहने का मतलब कि वही बात तो यहाँ पे हो रहा है ना, कि अगर जब ये ब्रश के पास में आ जाएगा तो सपोज मान ली कि करंट यहाँ पे, सपोज यहाँ पे करंट जाते रहेगा अंदर, यानी कि कम्यूटेटर से बाहर निकलते रहेगा, तो जैसे ही चला जाएगा दूसरे एंड में तो इसी में करंट क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या कि जो भी कम्यूटेटर सेगमेंट अगर ब्रश से कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ से करंट का कलेक्शन किया जाएगा। अब करंट कलेक्शन कैसे किया जाएगा वो आपको कम्यूटेशन प्रोसेस में क्लियर हो पाएगा। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आप आगे बढ़िए और बोलिए कि यहाँ तक क्लियर है, और नहीं तो डाउट, किन्हीं कोई डाउट। देखिए ये जाहिर सी बात है, अगर मशीन में आप सोचने के लिए अगर अंदर घुसिएगा तो आपको आगे आगे बात मिलेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि सारे जवाब आपको एक क्लास में मिल पाएगा, क्योंकि सारे का रिलेशन आपको आगे से मिलेगा और जब तक आप धीरे धीरे आगे नहीं समझते जाएंगे तब तक आपको विजुलाइज नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको कम्यूटेटर के करंट कलेक्शन से अगर प्रॉब्लम है, अगर डाउट है, तो उस डाउट को अभी आप मेंशन करके रखिएगा। जब हम लोग कम्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे डाउट को क्लियर करेंगे कि ब्रश किस प्रकार से करंट को कलेक्ट करेगा, आर्मेचर में किस प्रकार से करंट आपका चेंज होगा और किस प्रकार से वोल्टेज चेंज करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर कम्यूटेटर की फंक्शन की बात करें तो अभी जितना भी आपको फंक्शन डिस्कस किया गया उसमें कोई डाउट किन्हीं को? अगर डाउट नहीं है तो टॉपिक बनाइए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर में केवल AC टू DC मत लिखिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ तो आपका AC टू DC मिलेगा, लेकिन मोटर जब पढ़ेंगे तो वहाँ उल्टा हो जाएगा कि बाहर से देंगे DC और अंदर जाके AC बन जाएगा। चलिए कम्यूटेटर में लिखेंगे कम्यूटेटर इज ए रोटेटिंग पार्ट, कम्यूटेटर इज ए रोटेटिंग पार्ट which converts, commutator is a rotating part which converts AC voltage into DC voltage, which converts AC voltage into DC voltage, ब्रैकेट में लिख गया इन जनरेटर, AC वोल्टेज इंटू DC वोल्टेज, ब्रैकेट में इन जनरेटर, ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट बंद करने के बाद और DC वोल्टेज इंटू AC वोल्टेज, DC वोल्टेज इंटू AC वोल्टेज, ब्रैकेट में लिखेंगे इन मोटर, DC वोल्टेज इंटू AC वोल्टेज, ब्रैकेट में इन मोटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
it is made up of hard drawn copper material. It is made up of hard drawn copper material. Next point. It is made by, next point में, it is made by segment. It is made by segment of wedge shape. It is made by segment of wedge shape. Next point. Between two segment, a layer of mica. Between two segment, a layer of mica of thickness. A layer of mica of thickness 0.8 mm. 0.8 mm is provided. 0.8 mm is provided. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइका इज हार्डर देन कॉम्यूटेटर सेगमेंट. अब एक पॉइंट इसमें और ऐड कीजिएगा, वो अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए. नंबर ऑफ कॉम्यूटेटर सेगमेंट is equal to the number of armature coil. Number of commutator segment is equal to the number of coil. आर्मेचर कॉइल भी लिख सकते हैं, आर्मेचर कॉइल भी लिख सकते हैं. यहाँ देखिए, अगर एक कॉइल की बात करें तो एक कॉइल में कितना टर्न होगा? 1 टर्न होगा. जैसे देखिए, अगर कॉइल की बात करें इस प्रकार से, इसको एक कॉइल बोला जाएगा, या सिंपली कहने का मतलब है कि एक बार इसको ऐसे लपेटेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कॉइल बोलेंगे, कॉइल. अब यहाँ पे एक जो आपको सर्किल बनेगा कंडक्टर के रूप में, इसको कॉइल बोला जाता है. 1 कॉइल में यहाँ पे 2 कंडक्टर होगा. 2 कंडक्टर कहने का मतलब कि एक कंडक्टर इसको बोला जाएगा और दूसरा कंडक्टर इसको बोला जाएगा. यानी कि आधा पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो एक को बोला जाएगा 1 कंडक्टर और दूसरे को बोला जाएगा 1 कंडक्टर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बता रहे थे कि अगर यहाँ पे एक कॉम्यूटेटर सेगमेंट की बात करें तो एक सेगमेंट से 2 वायर कनेक्ट होगा. तो अगर 2 वायर कनेक्ट हो रहा है तो सपोज यहाँ पे लीजिए कि अगर एक सेगमेंट है और इस एक सेगमेंट से इन दोनों वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो एक सेगमेंट से कितना कॉइल कनेक्ट हो रहा है? कॉइल की बात कर रहे हैं. एक कॉइल, कंडक्टर 2 रहा है ना, तो 2 कंडक्टर मिल करके एक कॉइल बनाता है. तो बेसिकली यहाँ पे एक सेगमेंट से अगर एक कॉइल कनेक्ट हो रहा है तो आप सोचिए, तो जितना यहाँ पे आर्मेचर कॉइल होगा उतना यहाँ पे क्या चाहिए? कॉम्यूटेटर सेगमेंट चाहिए. इसीलिए लिखवाएगा आपको कि कॉम्यूटेटर सेगमेंट का नंबर होगा वो नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल से इक्वल होगा. बात क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका कॉम्यूटेटर. इसके बाद लिखिएगा ब्रश. इसके बाद ब्रश.
अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ब्रश की बात किया जाएगा तो ब्रश का मेन काम क्या हो रहा है? ब्रश का मेन काम है कि जो भी करंट कोम्यूटेटर तक पहुँच रहा है उसको कलेक्ट करके बाहर निकालना। तो सबसे मेन फंक्शन इसका हो गया करंट कलेक्शन करने का। अगर इसके बाद बात किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करना होगा कि कौन से मेटेरियल को इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो कार्बन कह रहे हैं, यहाँ पे ब्रश से करंट बाहर निकल रहा है। तो अगर मान लिया कि करंट बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कि ब्रश का भी कंडक्टिविटी क्या करना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। अगर कंडक्टिविटी हाई रखेंगे तो आसानी से आगे हो पाएगा। अब यहाँ पे दो सवाल कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे कॉपर का बनाते हैं क्या ब्रश, तो कॉपर ब्रश बनाएंगे तो नीचे में भी आपका कॉपर रन कर रहा है, ऊपर भी कॉपर रहेगा, तो ये ऊपर में ब्रश तो स्थिर रहेगा। तो दो कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे एक रखेंगे कॉपर का ब्रश और एक रखेंगे कार्बन का ब्रश। अगर कंडक्टिविटी वाले फैक्टर को भी हटा दे तो दोनों में से कौन सा ब्रश हम लोग को सबसे ज़्यादा एडवांटेज के रूप में रहेगा? तो देखिए यहाँ पे दोनों ब्रश का अलग अलग यूज है। क्या यूज है? कार्बन ब्रश अगर यहाँ पे लगाते हैं तो कार्बन ब्रश हम लोग जानते हैं कि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, यानी कि अगर यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो ये सेल्फ में क्या करेगा? लुब्रिकेटिंग करते रहेगा, मतलब कि उसको हमेशा स्मूथ सरफेस मिलते रहेगा। जब स्मूथ सरफेस मिलेगा तो वहाँ पे ज़्यादा सरफेस डैमेज होने के चांस रहेगा नहीं, यानी कि चांस घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बातें उठता है कि अगर कार्बन ब्रश लगा देते हैं और लार्ज मशीन में लगाते हैं तो लार्ज मशीन में हम लोग को फंक्शन ये चाहिए कि करंट यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन हो। तो करंट ज़्यादा कलेक्शन हो और कार्बन जानते हैं कि कार्बन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो करंट यहाँ पे कम कलेक्शन किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा मिल पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि कब यूज करना होगा कार्बन का और कब यूज करना होगा कॉपर का। तो ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि स्मॉल मशीन रखते हैं तो स्मॉल मशीन में अगर कार्बन ब्रश लगा भी देते हैं, जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप भी करता है जिससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहाँ पे कार्बन ब्रश से काम चल जाएगा। लेकिन कॉपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक होता है कॉपर और एक होता है कॉपर ग्रेफाइट। कॉपर ग्रेफाइट मतलब क्या है कि कॉपर में ग्रेफाइट को मिला करके बनाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्टली ब्रश के रूप में कभी भी कॉपर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग को ऑप्शन मिल रहा है कि कॉपर के साथ ग्रेफाइट को लगा करके अगर यूज करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि कॉपर के कंपेरिजन में कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन उसमें भी क्या होगा कि जैसे ही ग्रेफाइट का कंटेंट आ जाएगा तो वो भी उसमें कुछ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो अगर डायरेक्टली कॉपर का ब्रश बनाते तो यहाँ पे डैमेज ज़्यादा होता, अगर कॉपर ग्रेफाइट बनाएंगे तो डैमेज कम होगा, लेकिन करंट कलेक्शन मैक्सिमम होगा। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं कि स्मॉल मशीन में कार्बन का ब्रश लगाते हैं और मीडियम और लार्ज मशीन में जहाँ पे हाई करंट का कलेक्शन किया जाता है वहाँ पे कॉपर ग्रेफाइट लगाते हैं, कॉपर ग्रेफाइट लगाएंगे। लेकिन आप बुक बहुत पढ़ेंगे, यदि बहुत सारे बुक आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको बुक में मिल जाएगा कि डायरेक्टली कहेगा कि जहाँ पे हाई करंट कलेक्शन करना पड़ता है वहाँ पे आपको कॉपर का ब्रश लगाया जाएगा। तो वहाँ पर भी कोई गलत नहीं लिखता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे हम लोग कॉपर ग्रेफाइट इसलिए यूज करते हैं ताकि मॉडिफाई कर सके, ठीक है। अगर कॉपर भी यूज कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस ये होगा कि थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? उस डैमेज को रोकने के लिए अलग से एक और मतलब सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए कार्बन का ब्रश लगाते हैं, अलग से लुब्रिकेशन के लिए अलग से कार्बन ब्रश लगाते हैं। नहीं, तो यहाँ देखिए, अगर लुब्रिकेशन के लिए अगर अलग से कार्बन ब्रश लगा देंगे तो कार्बन ब्रश ये नहीं ना करता है कि वहाँ पे लुब्रिकेंट छोड़ते रहता है। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है या सेल्फ लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या है कि अगर मान लें कि कार्बन का ब्रश है, अगर यहाँ पे घूम रहा है कम्यूटेटर तो एक कार्बन क्या होता है कि कार्बन थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग के पर्पज क्या बोले उसको स्मूथ कर सकते हैं कि स्मूथ है, तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग के पर्पज से यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन अगर वहाँ पे आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लगा देते हैं कॉपर का, इसके आसपास में लगाते हैं कार्बन का, तो उससे ये नहीं ना होगा कि कार्बन इसके बीच में आने करके लुब्रिकेट करेगा, ऐसा नहीं होगा, तो उसके लगाने से कोई फायदा ही नहीं होगा। सर तो ये कम्यूटेटर का सरफेस तो चिकना हो जाएगा सर? हाँ, चिकना हो जाएगा, हाँ, तो उससे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब ये बताइए, अगर मान ली किसी ब्रश लगाते हैं तो उस ब्रश का क्या काम रहेगा? ब्रश का काम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट करना।
तो हम लोग को जब कलेक्ट करना है तो कॉपर से कलेक्ट करें तो फिर कार्बन का ब्रश से कलेक्ट तो नहीं ना होगा। तो कार्बन ब्रश हम लोग लगाएंगे सिर्फ किस लिए, लुब्रिकेट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर मान ली कि कार्बन का अलग से ब्रश लगाते हैं तो अलग से ब्रश लगाएंगे तो यहाँ पे ब्रश को केवल रख के तो नहीं छोड़ देंगे, उस पर भी प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आप सोचिए एक प्रेशर कार्बन यहाँ पे ब्रश पे लगेगा और एक प्रेशर आप अलग से क्या कर रहे हैं, कार्बन ब्रश पे लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कार्बन ब्रश भी प्रेशर डालेगा और वो ब्रश भी डालेगा तो क्या ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे पहले से केवल एक ब्रश उस पर प्रेशर डाल रहा था, अब कार्बन ब्रश भी साथ में डाल रहा है तो कार्बन ब्रश भी तो प्रेशर डालेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना वो लुब्रिकेंट कर नहीं पाएगा उससे ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ा देगा। तो वैसा करने से कोई फ़ायदा होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो सिंपली ब्रश का काम है करंट को कलेक्ट करना फ्रॉम द कम्यूटेटर सरफेस और उसको एक्सटर्नल सर्किट में प्रोवाइड करना। अगर यहाँ पे मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन का ब्रश हम लोग यूज करते हैं स्मॉल मशीन के लिए, और यहाँ पे कॉपर या कॉपर ग्रेफाइट का यूज करेंगे लार्ज मशीन के लिए। कार्बन का यहाँ पे स्पेशल फंक्शन क्या बनेगा कि कार्बन ब्रश लगाने से सेल्फ लुब्रिकेटिंग मिलेगा, जिससे यहाँ पे डैमेज कम होगा। आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे कम्यूटेशन, जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे स्पार्किंग वाला, तो जैसे वहाँ पे कम्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ अगेन हम लोग कार्बन ब्रश का जिक्र करते हैं। क्योंकि कार्बन ब्रश का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन ब्रश आगे जा करके हम लोग को कम्यूटेशन प्रोसेस में हेल्पफुल बनता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ कार्बन ब्रश और कॉपर ग्रेफाइट ब्रश ये दोनों का फंक्शन क्लियर हो रहा है सारे लोगों को। कौन ए, देखिए यहाँ पर अगर इस थिकनेस की बात करें तो क्या सभी मशीन में 0.8 ही रहेगा। तो ये लिखवाया गया इसलिए ना ताकि कॉमनली एवरेज आउट 0.8 mm ही रहता है। और यहाँ पे हम लोग जो भी मशीन की बात करें ना, यहाँ पे कोई छोटा मोटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बिग मशीन की बात करें। और बिग मशीन में हमेशा इसी रेंज में आपका रहेगा 0.8। जैसे वहाँ पे भी लेमिनेशन लिखवाएगा कितना 0.5 mm, तो ऐसा नहीं कि 0.5 ही रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एवरेज आउट लेमिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 0.5 रहेगा। और ये सब में अभी उलझिए मत, इसलिए मत उलझिए क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए चला जा रहा है। क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज द थिकनेस लेमिनेशन ऑफ आर्मेचर कोर, वहाँ पे आपका ऑप्शन मेंशन रहेगा 2 mm, 5 mm, 1 mm, 0.5 mm। तो वहाँ पे आपको लगाना होगा 0.5 mm। क्लियर है। तो यहाँ से ब्रश का फंक्शन समझ में आ गया। चलिए तो ब्रश में लिखिएगा, ब्रश में लिखेंगे द फंक्शन ऑफ ब्रश, द फंक्शन ऑफ ब्रश इज, द फंक्शन ऑफ ब्रश इज टू कलेक्ट द करेंट, the function of brush is to collect the current from the commutator surface, from the commutator surface, from the commutator surface and connected to the external circuit, and connected to the external circuit. Connected to the external circuit, मिलाइएगा। The function of brush, the function of brush is to collect the current, to collect the current from the commutator surface, from the commutator surface, commutator surface and connected to the, and connected to the external circuit, and connected to the एक्सटर्नल सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
brush is made of carbon. Brush is made of carbon for the small machine. For the small machine and copper and copper graphite is used. Copper and copper graphite is used for large machine. For large machine. For large machine. अब यहाँ पे एक डाउट आपको होगा नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से आप समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ ब्रश इज यूज्ड फॉर द लो वोल्टेज हाई करंट जनरेटर। लो वोल्टेज हाई करंट जनरेटर। अगर सिर्फ इतना दे दिया, आपको ये नहीं बोला कि मशीन लार्ज है कि स्मॉल है, तब कौन सा ब्रश यूज करेंगे? हाई करंट मतलब कॉपर का यूज हो जाएगा। कॉपर और कॉपर ग्रेफाइट मोस्टली यहाँ पे यूज करेंगे कॉपर का ही, क्योंकि करंट कलेक्शन करना सबसे प्रायोरिटी बन रहा है। इसको नीचे लिख लीजिए कहीं पे। हाई उल्टा बोलेगा तो आप खुद सोचिए। यहाँ पे हाई वोल्टेज लो करंट, तो यहाँ पे करंट लो हो जाएगा, तो करंट लो हो जाएगा तो यहाँ पे कार्बन का यूज कर लेंगे, क्योंकि ब्रश का काम मेन हो रहा है करंट को कलेक्ट करना। अगर करंट का अमाउंट बढ़ जाएगा कॉपर लगाना पड़ेगा, करंट का अमाउंट कम रहेगा कार्बन ब्रश से कम चल जाएगा। चलिए यहां पे हो गया। अब इसके बाद आता है टर्म सॉफ्ट। सॉफ्ट एंड बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग तो जानते होंगे, सॉफ्ट का काम क्या होता है? क्या बाहर से आर्मेचर को घुमाना। यानी कहने का मतलब है कि सॉफ्ट क्या करता है कि रोटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि रोटेशन को सपोर्ट करता है। अब रोटेशन को सपोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस प्रकार से इस मटेरियल को बनाया जाएगा कि जितना भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा आर्मेचर इसे का सारे का लोड सहन कर सके, उसको घुमा सके। तो यहाँ पर इसीलिए क्या करते हैं कि सॉफ्ट को जनरली बनाया जाता है किससे? माइल्ड स्टील से। अब इसके बाद यदि बॉल बेरिंग की बात करें तो कौन सा बॉल बेरिंग यूज करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे बॉल बेरिंग दो तरीका से यूज करते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है, देखिए यहाँ पे बॉल बेरिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे केवल बेरिंग लिखेंगे, सॉफ्ट एंड बेरिंग। यहाँ पे एक होगा बॉल बेरिंग और एक होता है आपका रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग तो आप लोग देखे होंगे, रोलर बेरिंग देखे हैं? ये रोलर बेरिंग रहता है बड़ा बड़ा गाड़ी में, ट्रक वगैरह में। हाँ, जो जैसे आप देखे होंगे कि इस प्रकार से इसके बीच में अगर बात करें तो बॉल बेरिंग में बॉल भरा हो रहता है गोली, लेकिन रोलर बेरिंग में लंबा लंबा आपको इस प्रकार से डाला रहता है रोलर के फॉर्म में।
और वही क्या होता है कि घूमता है और आपका काम करता है रोटेशन का। तो जहाँ पर भी बड़ा मशीन की बात किया जाएगा तो वहाँ क्या बोल रहे हैं, अब टैंक को तोप तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर स्मॉल मशीन की बात करेगा तो वहाँ पे बॉल बेरिंग यूज किया जाएगा, और जहाँ पे भी हैवी लोड की बात करेगा वहाँ पे मीटर के पिछला शाफ्ट में रोलर बेरिंग रहेगा। किस में मीटर का पिछला शाफ्ट होता है ना सर, रहेगा ही, क्योंकि जहाँ पर भी हैवी लोड की बात आएगा वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग स्मॉल मशीन, और इसको लिखेंगे मीडियम एंड लार्ज मशीन। तो यहां पे आप टॉपिक बनाइए शाफ्ट एंड बेरिंग, शाफ्ट एंड बेरिंग। यहां तक हो गया। शाफ्ट एंड बेरिंग लिखने के बाद नीचे में कॉमनली पॉइंट हम लोग सारा लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे पॉइंट बनाइएगा, लिखिए द फंक्शन ऑफ शाफ्ट इज, द फंक्शन ऑफ शाफ्ट इज, शाफ्ट इज टू प्रोवाइड रोटेशन, टू प्रोवाइड रोटेशन of the armature core, provide rotation of the armature core. It is made up of, it is made up of mild steel, it is made up of mild steel, mild steel। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइल्ड, सॉरी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन we use bearing, we use bearing on the shaft, we use bearing on the shaft, on the shaft। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर अ स्मॉल मशीन, फॉर अ स्मॉल मशीन ball bearing is used, for a small machine ball bearing is used, and for large machine, and for large machine roller bearing is used, roller bearing is used। यहाँ तक हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो जनरेटर के हम लोग सारे पार्ट के बारे में समझ चुके हैं। और कोई पार्ट बचा हुआ है? अब यहाँ पे कोई पार्ट नहीं बचा हुआ है। आर्मेचर, आर्मेचर कंडक्टर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? आर्मेचर कंडक्टर सिंपली क्या रहेगा, कॉपर का बना हुआ रहेगा, ठीक है। और बाकी उसको बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार से रहेगा, तो जब हम लोग प्रिंसिपल समझ लेंगे, जब वहाँ पे हम लोग वाइंडिंग के बारे में समझना होगा तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे वाइंडिंग के बारे में। इसलिए वहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पे जो वाइंडिंग हम लोग लगाते हैं डीसी मशीन में, वो क्लोज लगाएंगे कि ओपन वाइंडिंग लगाएंगे, क्योंकि वाइंडिंग मेनली दो टाइप का होगा, एक क्लोज वाइंडिंग और दूसरा ओपन वाइंडिंग। क्लोज वाइंडिंग यूज किया जाता है हमेशा डीसी मशीन में, और ओपन वाइंडिंग पीछे आप लोग क्या करते रहते हैं, एक को बैठाएंगे यहाँ, एक को बैठाएंगे यहाँ और एक को बैठाएंगे पीछे, तो आप लोग सभी चारों पांच मिल के पीछे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि क्लोज वाइंडिंग डीसी में यूज करेंगे और ओपन वाइंडिंग एसी में यूज करेंगे। जैसे हम लोग क्लोज वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप का वाइंडिंग निकल के आता है, एक आता है लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग।
तो लैप और वेव जो आता है तो उसके बारे में समझना होगा। तो वाइंडिंग के बारे में डिटेल हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक कंस्ट्रक्शन में इतना ही रखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि सारे पार्ट का क्या क्या फंक्शन मिल रहा है। जिनका क्लास स्टार्टिंग में छूट गया है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि कॉपी को अपना लिख लीजिएगा। जिनका नहीं पढ़ा हो उनका, वीडियो है सर, वीडियो बहुत। अच्छा वीडियो डाला गया सब, तो हमको नहीं पता कि डला है कि नहीं डला है। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सारा चीज हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में ये समझेंगे कि किस प्रकार से डीसी जनरेटर में आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और कैसे हम लोग कॉम्यूटेटर की सहायता से बाहर में डीसी लेंगे। कॉपी किताब हम लोग बंद करने लगे, क्या हम बोले बंद करने के लिए? आप लोग अपने से छुट्टी कर लेते हैं, उससे पहले से आप लोग बंद कर रहे थे। इसको बंद कर दीजिए।